रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने वेक्टर्स की एडिशन की, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन की। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। जब भी आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। टेक दिस एग्जाम्पल, आपके पास एक टॉय कार है और आपने इस पर एक थ्रेड लगाया और आप इसको एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से ये कार जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। नोट करो बेटा, आपने इस पर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को अप्लाई किया। पहली वेक्टर क्वांटिटी जो आपने इस कार पे अप्लाई की दैट वाज फोर्स, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी वो डिस्प्लेसमेंट है जो इस कार ने कवर की। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब हम इस ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे के पैरेलल हों, इनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दो पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल यही है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें देता है वर्क, और ये होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गॉट माई पॉइंट? डिफाइन कैसे करोगे? जब when two parallel vectors are multiplied, the resultant quantity will be a scalar. This is called scalar और डॉट प्रोडक्ट। जो एंगल इनके बीच में फॉर्म होगा, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे फोर्स लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट, दोनों की टेल्स को हम एक ही पॉइंट पे रखते हैं, एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे रखते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉस थीटा। अब इन स्केलर प्रोडक्ट्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट्स के। हमने देखा दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसका जो प्रोडक्ट है वो आया ए बी कॉस थीटा। यानी ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ये आपको किसी भी दो वेक्टर्स का थीटा या उनके बीच में बनने वाला एंगल बता सकता है। देन वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कौन सी क्वालिटी है ये, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, ये क्वालिटी है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है ये, कौन सी क्वालिटी है? ये है कम्यूटेटिव क्वालिटी। पार्डन मी अगर मैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी को गचमच कर रही हूँ। दिस क्वालिटी इज नोन एज कम्यूटेटिव क्वालिटी। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। दैट स्टेट्स अगर हम इनका ऑर्डर बदल देते हैं, ए को बी में से मल्टीप्लाई करते हैं या बी को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। ये इन वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जब भी ये वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। फॉर इंस्टेंस आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, तो क्या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो इनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। यही वजह है जब हम आई डॉट जे लेते हैं, क्योंकि आपके पास पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे एंड के ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। इसलिए हमेशा आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, और ये 90 के 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है, जो थीटा बन रहा होता है, वो 90 डिग्री का होता है। सो जब भी डॉट प्रोडक्ट्स के बीच में थीटा 90 डिग्री का बनेगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 0, बिकॉज मेन वजह क्या है जो मैंने बताई ही नहीं, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। सो इसके बीच में हमारे पास जो एंगल था वो कॉस थीटा बन रहा था। अगर हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा, तो चूंकि कॉस 90 0 के इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री का होता है, दो वेक्टर्स पैरेलल में होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या हम कहेंगे उसकी वैल्यू जो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, इसके इक्वल होगी। पूरा उनके मैग्नीट्यूड, जितना इनका मैग्नीट्यूड है उसी के इक्वल होगी जब भी ये पैरेलल होंगी। यही वजह है कि आई डॉट आई एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और इनकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1। देन फोर्थ, अगर हमारे पास एक वेक्टर
राइट डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा या हमारे पास जो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव में आएगा हमारे पास। अच्छा, ए डॉट बी, जब भी हम दो वेक्टर्स को इनके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसके एक्स एक्सेस के जितने भी एक्स कॉम्पोनेंट हैं उसको हम बी वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे इसके वाई कॉम्पोनेंट्स, ए के वाई कॉम्पोनेंट्स को हम बी के वाई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और ए के जेड कॉम्पोनेंट्स को हम बी के जेड कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करके इसको आपस में ऐड कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मेरे पास है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू होगी फॉर वेक्टर ए। और अगर मेरे पास बी की वेक्टर दूसरा जो वेक्टर है बी, उसकी वैल्यू है मेरे पास 2i 6y एंड 3k, ठीक है, ये मेरे पास एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे इन सब की वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगी, सॉरी इसको जे लेना था, ठीक है। अब मैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, मुझे पहले इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 से कितना हो जाएगा 6, i इंटू आई 1 के इक्वल होता है, तो मैं 6 1 से 6 लूँगी, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, 4j को मल्टीप्लाई करूँगी 6j से, 6 4 ज़ 24, j 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 24 ही रहेगा, 3 5 ज़ 15, k को मैं मल्टीप्लाई करूँगी k से, तो मेरे पास ये वाला वेक्टर बनेगा। इन सबको हम प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर a डॉट बी जो है वो हमारे पास इनका जो एडिशन के बाद सम आएगा ये इसके इक्वल होगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तकरीबन हो जाएगा 25 30 35 तकरीबन 45 हो जाएगा। पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग। देन वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड चीज़ हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्टेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है टॉर्क। टॉर्क कब आता है हमारे पास, जब हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा। स्केलर प्रोडक्ट था हमारे पास वर्क क्या था, जब हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थी हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया वर्क वाज अ स्केलर क्वांटिटी। जब हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया या मोमेंट आर्म को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी आई दैट इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, किसी भी चीज़ का टर्निंग इफेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है, आप पहले एग्जाम्पल से समझो फिर हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्क्रू है, ठीक है, ये नट वाला स्क्रू है, इसको आप किसी बोर्ड पे फिक्स करना चाह रहे हो और ये है आपके पास स्पैनर। बेटा क्या करोगे, आप इस पे फोर्स लगाओगे, या तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे या तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, डिपेंड आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। आप जब भी नट पे फोर्स लगाओगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब भी फोर्स लगाओगे तो क्या होता है, नट हमारे पास ओपन होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ऐसा ही होता है। अब देखो मेरे पास तीन क्वांटिटीज़, एक तो मेरे पास ये फोर्स है जो मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, दूसरा मेरे पास ये पैरेलल डिस्टेंस है जिसको मैं मोमेंट आर्म कह रही हूँ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये दोनों हमारे पास आपस में क्या करें, देखिए ये और ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म जो है आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जब ये दोनों आप एक्ट करेंगे आपस में, ये दोनों फोर्सेस मल्टीप्लाई, दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट जो है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, इन दोनों इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इस फॉर्म में आएगा। इसको आप ऐसे समझो बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से आएगा आपके पास, अगर आप एक वेक्टर पे अपना थंब रखते हो, इसके जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको पता चलता है बाय हैंड राइट हैंड रूल। आपने क्या करना है, आपने एक वेक्टर पे अपना हैंड रखना है राइट हैंड और दूसरे वेक्टर को अपनी जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हुए आप ऐसे इमेजिन करो कि दूसरा वेक्टर जो है वो पहले वेक्टर की तरफ आ रहा है, तब आपके पास जो थंब का निशान होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसको ऐसे एलेबरेट करती हूँ मज़ीद समझाने के लिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सॉरी, लेकिन थोड़ी देर समझो आपको समझ में आएगी बात। हमने जब स्पैनर की एग्जांपल ली, हमने कहा स्पैनर से हमने फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, फोर्स एंड डिस्टेंस की को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पर एक क्वांटिटी, यहाँ पर एक्शन यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर या तो ये नट ऊपर की तरफ जाएगा खुलेगा या ये नट हम लोग क्लोज करेंगे। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, इस टेबल के अंदर धंस जाएगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नट ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा ही है।
तो हमने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन बदलने से, अगर हमने फोर्स को ऊपर की तरफ लगाया, नट जो है वो हमारे पास, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाई तो नट हमारे पास खुल के ऊपर आ रहा था। फोर्स हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाई तो नट हमारे पास नीचे जा रहा था। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड रूल से हमें डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पता चल रही है। आप जैसे ही फोर्स की डायरेक्शन बदलोगे, आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और इसकी डायरेक्शन हमें मिलती है बाय राइट हैंड रूल। आई थिंक दिस इज क्लियर इनफ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा? ए को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो दैट इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए, यानी आप अगर डायरेक्शन इनकी चेंज करोगे, जैसे आपने एक फोर्स को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल बी चेंज। तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। किसी स्केलर प्रोडक्ट को, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आप इन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, फॉर इंस्टेंस आपने m को a से मल्टीप्लाई किया और फिर इनको b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वल होगा जैसे आपने m को b से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी को पहले आपने किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर उस वेक्टर को आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया, या आपने किसी भी स्केलर क्वांटिटी को इन दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास तीनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। दैट मीन्स ये क्या फॉलो करता है? इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है एसोसिएटिव। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। जो हमारे पास वेक्टर का रिजल्टेंट होता है दैट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इनके बीच में जब भी हमारे पास थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, वो बनेगा हमारे पास साइन थीटा। सो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं a इंटू बी, तो ये हमें देता है ए बी साइन थीटा। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? साइन थीटा। इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एक 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में साइन 90 जो होती है दैट हैज़ द वैल्यू ऑफ 1। इसके अलावा आप दोनों क्वांटिटीज़ को या तो पैरेलल में लो या एंटी पैरेलल में लो, 180 की डिग्री में लोगे या 0 डिग्री पे लोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा या कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास नहीं आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, मैंने ये नट खोलना है लेकिन मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, मैं ऊपर नीचे की तरफ फोर्स नहीं दे रही, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स नहीं लगा रही, बल्कि मैं स्पैनर को खींच रही हूँ तो स्पैनर तो इस तरफ खिंच जाएगा, नट तो अपनी जगह पे रहेगा, या मैं स्पैनर को इस तरफ से खींच रही हूँ तब भी नट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी मैं इस पर पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्स लगाऊंगी तो मेरे पास इसका रिजल्ट 0 आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इसका साइन 0 होता है या साइन 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और ऐसे केसेस में पैरेलल या एंटी पैरेलल के केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी 0। क्लियर है? लास्ट टॉपिक इज हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से ले सकते हैं हम दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आप फर्ज करो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। पहले वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास 3i + 4j - 5k, और दूसरा जो वेक्टर है जिसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास 2i - 3j + 4k। ठीक है, इन दोनों का हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इनके क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैट्रिसेस को रिवाइज करो, मैट्रिसेस के अकॉर्डिंगली हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले इनका मैट्रिक्स फॉर्म करो, यहाँ पर i की वैल्यूज़, j की वैल्यूज़ एंड k की वैल्यूज़ लिखनी है आपने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये करना है। ऊपर हम लिखेंगे i की वैल्यूज़ क्योंकि हम a की वैल्यूज़ लिखेंगे क्योंकि हम a को मल्टीप्लाई करें b से, तो a की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 3, 4 एंड -5। देखो i की वैल्यू थी 3, j की वैल्यू थी 4 और k की वैल्यू थी -5। देन जो हमारे पास सेकेंड वेक्टर है b, उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 2, -3 एंड +4। ये देखें 2, 3 एंड 4। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कैसे लेंगे बेटा? i के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे j एंड k का, इनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। i के लिए हम किसका डिटर्मिनेंट लेंगे? j एंड k का। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या था? मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, इसका प्रोडक्ट लूँगी, इन दो डायगनल्स का प्रोडक्ट लूँगी और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी इनके डायगनल का प्रोडक्ट। करके देखते हैं। देखें, सबसे पहले i के लिए, i की वैल्यू किसके को लोगी? हमने कहा a इंटू बी इज इक्वल टू i के लिए बेटा क्या? 4 4s are 16 माइनस 5 3s are 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस का 15 होगा। ठीक है, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब j के लिए मैंने किन दो को कंसिडर करना है? मैंने i और k को कंसिडर करना है। j के लिए जो वैल्यूज़ है मैं i एंड k का डिटर्मिनेंट लूँगी, मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4s are 12 माइनस 5 2s are 10
प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। देखिए इन दोनों का डायगोनल लेकर मैंने मल्टीप्लाई किया। मैं सबका क्या ले रही हूँ, मैं सबके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रही हूँ। आई के लिए मैंने जे एंड के का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, जे के लिए मैंने आई एंड के का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और अब के के लिए मैं आई और जे का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। के लिए मैं कैसे करूँगी, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस -9 माइनस 4 2 ज़ा 8। थोड़ा सा रिवाइज करो, आप लोगों को याद आ जाएगा आप लोगों ने कैसे किया था मैट्रिक में। 16 में से 15 माइनस किया 1, प्लस 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 में आप 10 प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22, प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में आपने 8 प्लस किया, कितना हो जाएगा आपके पास, 17 हो गया, और साइन आएगा आपके पास माइनस का, -17। ये हमारे पास हो गया 23 माइनस 17, सो वी विल गेट 16। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू 16। इस तरह से आप फाइंड करते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स।